Chapter number 9, The Making of the National Movement 1870 to 1947। आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे 1915 से लेकर 1947 तक के जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे उनके बारे में। तो जैसा कि आपको याद होगा कि प्रीवियस पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि जो इंडिया था उसे एक नेशनल लीडर की ज़रूरत थी। तो आज हम अपनी स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेल, इन 1915 महात्मा गांधी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो 1915 में एक चीज़ जो हुई वो ये थी कि महात्मा गांधी जो कि फादर ऑफ आवर नेशन है वो कहाँ से इंडिया पहुंचे? साउथ अफ्रीका से। अब साउथ अफ्रीका में क्या चीज हुई थी कि ही हैड ऑलरेडी अर्न्ड अ नेम एज अ लीडर एज ही हैड लेड मेनी कैंपेन्स अगेंस्ट रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका। तो जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रहते थे उन्होंने क्या चीज नोटिस की थी कि वहां पे बहुत ज्यादा रेसिज्म था, यानी ब्लैक और व्हाइट जो लोग होते थे उनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ब्लैक्स के साथ बहुत ज्यादा गलत बर्ताव किया जाता था। तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे कैंपेन्स जो थे वहाँ पे वो लीड किए थे, बहुत सारे सत्याग्रह किए थे सो दैट ये जो रेसिज्म जैसी प्रॉब्लम वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी वो खत्म हो सके। इस वजह से वो एक ऑलरेडी अपना नाम बहुत ज़्यादा अर्न कर चुके थे एज अ लीडर। सो जब वो इंडिया आए तो इन हिज फर्स्ट ईयर इन्होंने क्या किया? ही ट्रैवल्ड अ लॉट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन ऑफ द पीपल इन इंडिया। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहला स्टेप इंडिया में आके ये लिया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में गए और यहाँ पे आकर उन्होंने समझा और जाना कि लोगों की आखिर सिचुएशन कैसी चल रही है और किस तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो जब उन्होंने इन चीज़ों को समझा और जाना उसके बाद उन्होंने कुछ कैंपेन्स यहाँ पे भी लीड किए, जैसे कि क्या क्या कैंपेन्स थे, क्या क्या मूवमेंट्स थी जो उन्होंने चलाई। पहली थी चंपारण, फिर थी खेड़ा एंड देन अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट। अब चंपारण मूवमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे इंडिगो के जो वर्कर्स थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत से ऐसे प्लांटर्स थे जो वहाँ के वर्कर्स से ज़बरदस्ती उनकी लैंड पे क्या किया करते थे, इंडिगो ग्रो करने के लिए उन्हें फोर्स किया करते थे, जिसकी वजह से उनको इनकम तो कभी भी नहीं हो पाती थी। उस इंडिगो प्लांट की वजह से उनकी जो लैंड होती थी उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ के लोगों के लिए। तो उन्होंने ये एक प्रॉपर अपनी मूवमेंट चलाई थी कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे लोगों को फोर्स किया जाता था बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या और अलग तरीके अपनाकर, तो वो सब बंद हो। फिर खेड़ा गुजरात में एक जगह है, वहां पर भी कुछ टैक्स को लेकर इश्यूज थे जहां पर कि फिर गांधी जी ने जाके प्रॉपर मूवमेंट चलाई और लोगों को हेल्प आउट किया था। इसी तरह से अहमदाबाद में भी मिल वर्कर्स की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको कि सॉर्ट आउट किया गया था थ्रू द मूवमेंट्स लेड बाय होम? महात्मा गांधी। अब जब इस तरह की अलग अलग मूवमेंट्स का गांधी जी हिस्सा बने, उन्हें लीड किया और वहां के लोगों को उन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाया, तो उसकी वजह से ये हुआ कि ऑल दीज मूवमेंट्स मेड गांधी अ नेशनल लीडर। इन सारी मूवमेंट्स की वजह से गांधी जी एक नेशनल लीडर बन के उभरे हमारे देश में। और जो एक नीड थी इंडिया की कि उन्हें एक नेशनल लीडर मिलना चाहिए, तो इस गांधी जी के वे में उन्हें वो नेशनल लीडर मिल गया। अब इसके बाद हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? वी विल सी द मूवमेंट्स कैरिड आउट बिटवीन 1919 टू 1922। अब ये जो टाइम पीरियड आपके सामने दिया गया है 1919 से लेके 1922 तक का, तो उस दौरान किस तरह की मूवमेंट्स जो थी वो इंडिया में चली हैं उसके बारे में भी हम अब बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। अब रॉलेट सत्याग्रह कब कैरी किया गया था? 1919 में। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये रॉलेट जो था ये बेसिकली एक एक्ट आया था और इस एक्ट की खासियत ये थी कि इट इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक बेसिक राइट जो हर एक इंसान का है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया? गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ये नहीं कि आप कहीं पे भी कोई भी चीज़ का जाके भाषण दे दें या किसी भी चीज़ के बारे में जाके बोल दें। अब जब हम बात करें कि किसी भी चीज़ के बारे में, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आती थी कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि कोई भी इंडिया में उनके अगेंस्ट कोई बात करे, तो इस तरह के एक्ट लाए गए सो दैट जो लोग हैं उनके ऊपर एक तरह से हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें। अच्छा, रॉलेट जो ये एक्ट था ना, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी
कि इसमें पुलिस पावर्स जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। पुलिस कभी भी किसी को अरेस्ट कर सकती थी, कितने भी लंबे टाइम तक उन्हें जेल में रख सकती थी, और किसी भी तरह के सवाल जवाब के बिना कभी भी किसी को अरेस्ट कर लिया जाता था या कैसा भी बर्ताव किया जाता था। तो इस तरह के कुछ इसमें गलत चीजें थी जो इंडिया के लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो जब ये रॉलेट का प्रॉब्लम आया इंडिया में एक एक्ट बनके, तो इसके खिलाफ प्रॉपर सत्याग्रह जो था वो स्टार्ट किया गया गांधी जी की तरफ से। तो इसके लिए गांधी जी ने सबसे पहले डिसीजन ये लिया, Well, Gandhi asked people to observe 6th April 1919 as a day of non-violent opposition to this act. उन्होंने क्या कहा कि हम एक डेट मार्क करते हैं 6 अप्रैल, ईयर कौन सा था 1919 का, कि अब हम क्या करेंगे, सब लोग एक नॉन वायलेंट ऑपोजिशन जो है इस एक्ट के लिए अपना देंगे। कोई भी किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी, कहीं पे कोई मार धाड़ नहीं होगी, बड़े शांति प्रिय तरीके से हम लोग अपना जो एक विरोध है इस एक्ट के लिए वो जताएंगे। तो बहुत सारे सत्याग्रह सभा जो थी वो हुई, हड़तालें भी की गई लोगों के द्वारा, क्योंकि वो सब लोग क्या चाह रहे थे कि इस तरह का जो एक्ट है वो इंडिया में नहीं आना चाहिए। सो वेरियस सत्याग्रह सभाज एंड हड़ताल्स वर डन अगेंस्ट दिस एक्ट एट ऑल इंडिया लेवल। पूरे इंडिया भर में ये सारे सत्याग्रह सभा जो थी या हड़तालें जो थी की गई। अब जब इतने बड़े लेवल पे यानी ऑल इंडिया लेवल पे लोग अपोज करने लग गए गवर्नमेंट के एक नए एक्ट को, तो क्या किया गया, वेल टू कर्ब दिस ब्रिटिशर्स टुक ब्रूटल स्टेप्स अगेंस्ट इट। अब ब्रिटिशर्स जो थे ना, एक बहुत ज्यादा ब्रूटल स्टेप्स लेने पे उतर आए। इन्होंने लोगों के साथ बहुत गलत बर्ताव करना शुरू कर दिया, उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसी तरह के ब्रूटल स्टेप में से एक कौन सा था, जलियांवाला बाग मैसेकर। 13 अप्रैल को हुआ था ये 1919 में। अब वहां पे हुआ क्या था, जनरल डायर ऑर्डर्ड शूटिंग एट द पीसफुल क्राउड। देखिए जलियांवाला बाग एक जगह है अमृतसर में, तो 13 अप्रैल 1919 को ना कुछ एक लोग वहां पे इकट्ठे हुए, बड़े पीसफुली वो लोग वहां पे डिस्कशन कर रहे थे, अपना एक अपोजिशन दर्ज करवा रहे थे कि ये जो रॉलेट एक्ट आया है ये सही नहीं है। तो ये जो पीसफुल क्राउड था ना, इसके ऊपर जनरल डायर जो थे उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे आके जो गेट थे उसको क्लोज कर दिया और वहां पे जितने भी लोग जमा थे उनपे शूटिंग का ऑर्डर कर दिया, यानी उनपे गोलियां चला दी गई। तो निहत्थे लोग थे जो यहाँ जलियांवाला बाग जो आपको इमेज में दिखाया गया है वहां पे उनकी मौत हुई थी। तो ये एक बहुत बुरी चीज थी जो उस दौरान हुई। अब जब इस तरह की सिचुएशन सामने आई कि ब्रूटल स्टेप लिए जाने लगे और इतने सारे लोगों को एक तरह से मार दिया गया इन दिस जलियांवाला बाग मैसेकर, तो उस वक्त मैं आपको एक आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि बहुत से जो यहाँ पे इंडिया के लोग थे उन्होंने इस चीज को गलत ठहराया था, इसका पुरजोर विरोध किया था। यहाँ तक कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर, उनको एक ब्रिटिश टाइटल दिया गया था, वो भी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया था। वेल जब इस तरह की चीजें हो रही थी, ये रॉलेट सत्याग्रह चलाया जा रहा था, तो रॉलेट सत्याग्रह में एक सबसे बड़ी नीड जो गांधी जी ने फील की थी वो ये थी कि गांधी जी ने स्ट्रेस किया था कि क्या होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए एज इट वाज मस्ट फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब गांधी जी को ये लगता था कि अगर हम जो आपसी मतभेद होते हैं दो कम्युनिटीज के, अगर उन्हें मिटा दें और हिंदू मुस्लिम जो हैं वो एक पूरा यूनिफाई हो जाएं और फिर अगर हम स्ट्रगल करते हैं ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, तो ये सबसे ज्यादा सही होगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आज की जरूरत बन चुका था। अब हमने ये तो जान लिया कि 1990 में किस तरह की चीज हो रही है, रॉलेट एक्ट आ गया था जिसके लोग खिलाफ भी थे और उसके खिलाफ अपनी ऑपोजिशन भी कर रहे थे। आगे देखते हैं 1920 में क्या चीज हुई। Well, during 1920, British put harsh treaty on Khalifa of Ottoman Empire. Muslims got upset on this, so Khilafat movement was initiated by Muhammad Ali and Shaukat Ali. तो जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये है मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्होंने क्या शुरू किया था, खिलाफत मूवमेंट। अब हुआ ये था 1920 में ना। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए क्योंकि उस दौरान क्या था, ब्रिटिशर्स जो थे ये कई तरह के वॉर्स में एंटर हो रखे थे। तो एक ऑटोमन एम्पायर था जो काफी मेजर एम्पायर था, जिसके हिस्से जो थे वो कहाँ तक थे, एशिया से लेके यूरोप तक फैले हुए थे। तो खलीफा जो है वो आप ये समझ सकते हैं एक लीडर थे जो ऑटोमन एम्पायर को लीड कर रहे थे, राइट। और जो खलीफा होते हैं ना उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है मुस्लिम वर्ल्ड में। जब ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन एम्पायर के इस लीडर को हरा दिया तो उन्होंने एक बड़ी हार्श सी ट्रीटी उनके साथ साइन की थी, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था खलीफा को।
तो मुस्लिम्स जो थे ना ये बहुत ज्यादा अपसेट हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि खलीफा जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, तो मुस्लिम्स को लगा कि ये बहुत गलत है, उनके साथ बहुत बुरी ट्रीटी साइन की गई है। अब वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। तो अब जब ये लोग अगेंस्ट हो गए तो उसके लिए इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, की अब हम आप लोगों के खिलाफ हो चुके हैं, आपके अगेंस्ट हो चुके हैं। और इस मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले कौन लोग थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। अब जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई इंडिया में तो क्या चीज की गई? गांधी अर्ज्ड फॉर अ यूनिफाइड स्ट्रगल अगेंस्ट खिलाफत रॉन्ग, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड डिमांडेड स्वराज। गांधी जी ने क्या कहा? जैसे कि वो पहले ही क्या बोल रहे थे कि क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए, राइट। वो क्या चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो हमारे सत्याग्रह है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो अब इन्होंने क्या बोला कि हम ऐसा करते हैं, जो खिलाफत रॉन्ग हुआ है, यानी कि खलीफा के साथ जो गलत हुआ था जिसकी वजह से ये खिलाफत मूवमेंट छेड़ा गया था, फिर जो जलियांवाला बाग में इतने लोगों को मार दिया गया था, इतने पीसफुल क्राउड जो निहत्थे लोग थे उनको मार दिया गया था, वो सब आप क्या कर लीजिए, एक तरह से उन सारी चीजों को इकट्ठा करके सब लोग एक साथ होकर एक यूनिफाइड वे में स्ट्रगल कीजिए। और किस चीज के लिए डिमांड कीजिए? स्वराज के लिए, यानी कि हमारा एक खुद का एक राज होना चाहिए, खुद की एक अपना कंट्रोल होना चाहिए अपने लैंड पे। तो अब गांधी जी किस चीज के लिए अर्ज करने लगे थे? यूनिफाइड स्ट्रगल के लिए। अब इसके बाद आगे के सालों में क्या हुआ? वेल, इन 1921-22 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन्ड स्ट्रेंथ। अब आप इस चीज को दोबारा एक टाइमलाइन के तौर पे समझिए। 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह आया। 1920 में खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया था। तो अब इन चीजों को जब यूनिफाई किया गया, सब लोग एकजुट होने लगे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, तो अब 1921-22 तक आते आते ये होना शुरू हो गया कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो अपनी एक पावर, एक स्ट्रेंथ जो थी गेन करने लगी। नॉन कॉपरेशन को आप इस वे में समझ सकते हैं कि जब आप विरोध कर रहे होते हैं किसी चीज का, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी लोगों ने क्या किया था? विरोध किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब इस विरोध में सबसे पहली चीज क्या देखी है कि जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या कर दिया? दे लेफ्ट देयर कॉलेजेस। अब जब ब्रिटिश राज इंडिया में था ना, तो जितने भी कॉलेजेस थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा सेट किए गए थे, राइट। तो अब स्टूडेंट्स जो है, क्योंकि वो ब्रिटिश राज के अगेंस्ट है, तो इसलिए जितने भी ऐसे कॉलेजेस थे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा सेट किए गए थे वो सबको उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ तक कि क्योंकि जितनी भी लॉ कोर्ट्स थी वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही सेट की गई थी, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉयर्स जिनकी अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मोतीलाल नेहरू जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, CR दास, आसफ अली, इन सब ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। प्रैक्टिस छोड़ देने का मतलब कि जो वो काम करते थे वकील का, लॉयर का, उन्होंने वो काम छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग भी अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बन चुके थे और वो भी अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो चुकी थी, आगे इसमें क्या चीज हुई? वेल, इंडियंस गेव अप देयर ब्रिटिश टाइटल्स। अगर कोई इंडियन अपनी फील्ड में कुछ बहुत रिमार्केबल काम करता था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे एक टाइटल देती थी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपना टाइटल जो था उसे छोड़ दिया था, वापस कर दिया था ब्रिटिशर्स को, उन्हें सर टाइटल दिया गया था। यानी उस टाइम उनका अगर कोई नाम लेना चाहता है तो वो उन्हें सर रविंद्रनाथ टैगोर कह के बुलाता। सो जितने भी टाइटल्स दिए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक क्वीन है जो एक टाइटल ग्रांट कर रही है किसी अपने सिटीजन को, तो वो सब इंडियंस ने क्या करना शुरू कर दिया? उनको वापस करना शुरू कर दिया। दे बॉयकॉटेड द लेजिस्लेचर। अब जो विधानसभा होती है उसका भी उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो ब्रिटिशर्स द्वारा सेट थी, चाहे कॉलेजेस, चाहे लेजिस्लेचर, चाहे लॉ कोर्ट्स, उन सबको अब इंडियंस बॉयकॉट करने लग गए थे। और आगे क्या स्टेप्स लिए गए? वेल, bonfires ऑफ फॉरेन क्लोथ्स वर लिट। ऐसे कपड़े जो फॉरेन क्लोथ्स थे बेसिकली, क्योंकि वो बाहर से बनकर आए थे, ब्रिटेन से बन के आए थे या यूरोप से बन के आए थे, उन सबको जला दिया जाता था। यही कारण था कि जिसकी वजह से बाद में ये देखा गया कि दिस रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ फॉरेन क्लॉथ इंपोर्ट्स। पहले क्या चीज थी? इंडिया का कपड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस था इंडियन टेक्सटाइल, तो उसको डिक्लाइन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बड़े अलग अलग तरीके अपनाए थे, इन पे बहुत टैक्सेस लगा दिए थे और बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से उनको ये फायदा हुआ था कि जितना भी कपड़ा वो ब्रिटेन से यहाँ इंडिया में मंगवाते थे, यानी इम्पोर्ट करवाते थे, वही ज्यादा इंडिया में बिकता था। क्योंकि एक तो वो फैक्ट्री में बना होता था, थोड़ा सस्ता होता था, दूसरा
क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेस इंडिया के कपड़े पे लगा दिए थे, इस कारण इंडिया का कपड़ा बहुत ज्यादा कॉस्टली हो चला था, राइट। तो लोग क्या करते थे, इंडिया के कपड़े खरीदने की जगह फॉरेन क्लॉथ को ही परचेज करते थे। पर अब तो शुरू हो चुकी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और लोग क्या करने लगे थे, फॉरेन क्लॉथ्स को जलाने लगे थे, उनका इस्तेमाल करना बंद कर चुके थे। तो इसका रिजल्ट ये भी आया कि जितना भी इंपोर्ट होता था फॉरेन क्लॉथ वो अब डिक्लाइन हो गया, यानी कम होता चला गया। अब जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था ना, फिर लोगों ने भी कुछ इनिशिएटिव लेने शुरू किए, उन्होंने भी कुछ और एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने शुरू किए। जैसे कि एक पेजेंट कैंपेन हुआ था अगेंस्ट ह्यूज टैक्स इन खेड़ा, गुजरात। गुजरात की जो पेजेंट कम्युनिटी थी उन्होंने एक पूरा कैंपेन चला दिया, किस चीज के अगेंस्ट, ह्यूज टैक्स के अगेंस्ट। पहले क्या चीज होती थी कि बहुत ज्यादा ह्यूज टैक्स लगा दिया जाता था पेजेंट्स के ऊपर, अगर वो इस टैक्स को पे नहीं कर पाते थे तो उनसे उनकी लैंड छीन ली जाती थी। तो ये जो पेजेंट्स थे इन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब मौसम खराब होता है या ड्यू टू वन रीजन और अनदर, कि जैसे कोई भी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी या कुछ भी नहीं था, तो कई बार क्या होता है कि फसल जो है वो अच्छी नहीं हो पाती, तो इनकम भी पेजेंट को नहीं हो पाती। ऐसे में अगर आप हमारे ऊपर इतना सारा टैक्स लगाएंगे तो इट इज सो ऑब्वियस कि हम उसे पे ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ कारणों की वजह से पेजेंट्स ने अपना एक कैंपेन चलाया था, कहाँ, खेड़ा, गुजरात में। इसके अलावा लोगों ने और क्या इनिशिएटिव लिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसी जगह पे लीकर शॉप्स को बंद करवाना शुरू कर दिया गया। लोगों ने इसे पूरी तरह से खत्म करने का सोचा कि हम लीकर शॉप्स को इंडिया में नहीं रहने देंगे, क्योंकि इस तरह की चीजों की शुरुआत इंडिया में ब्रिटिशर्स ने की। और इसके अलावा क्या हुआ, ट्राइबल्स ऑफ गुंटूर, आंध्र प्रदेश वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज बाय ग्रेजिंग कैटल। अब गुंटूर एक जगह है आंध्र प्रदेश में, तो वहां पे क्या हुआ, जितने भी वहां के आदिवासी थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को वायलेट करना शुरू कर दिया। जो भी उनके पास कैटल होती थी, गाय बकरी जो भी होती थी, उसको वो ग्रेज कराने ले जाते थे, कहाँ, फॉरेस्ट में। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, कुछ ऐसे फॉरेस्ट लॉज बना दिए थे जिसकी वजह से जितने भी आदिवासी लोग जो कि कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उन लोगों को फॉरेस्ट में जो उनकी एंट्री थी उसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। ना वो फॉरेस्ट के किसी प्रोड्यूस को यूज कर सकते थे, ना ही अपने कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए फॉरेस्ट में ले जा सकते थे। तो अब जब लोग नॉन कॉपरेशन पे उतर आए हैं तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट लॉज को भी वायलेट करना शुरू कर दिया। एंड इसके अलावा क्या हुआ, इन सिंध मुस्लिम ट्रेडर सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट। सिंध जो है ये पाकिस्तान में है, बट क्योंकि उस टाइम इंडिया जो था वो काफी वास्ट था, पाकिस्तान उसमें इंक्लूडेड हिस्सा था, तो वहां के जितने भी मुस्लिम ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट उसको सपोर्ट किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये लोग भी हो गए। और क्या चीज देखने में आई, इन पंजाब अकालीज रिमूव्ड करप्ट महंत सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर्स। अब महंत आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी रिलीजियस प्लेस को अगर कोई बंदा मैनेज कर रहा हो, राइट। तो जो ये एक पूरा ग्रुप था अकालीस का, इन्होंने क्या किया, ऐसे बहुत से महंत जो क्या थे, करप्ट थे, गलत काम कर रहे थे, उन लोगों को इन लोगों ने रिमूव कर दिया। ये लोग जो थे ये बहुत ज्यादा करप्ट थे, क्योंकि इन्हें ब्रिटिशर्स की सपोर्ट थी, तो ये बहुत ज्यादा करप्शन कर रहे थे। तो अकालीस ने अपनी एक मूवमेंट चलाई और इन लोगों को इनकी पोजीशन से हटा दिया। असम में क्या हुआ, वहां पे जितने भी पेजेंट्स थे दे लेफ्ट टी प्लांटेशन। अब जब हम ये बात कर रहे हैं ना, दे लेफ्ट टी प्लांटेशन, तो सिचुएशन ये थी, बहुत से वर्कर्स जो किसी टी प्लांटेशन में काम किया करते थे, एक तरह से उन्हें उस कन्फाइंड एरिया में ही रहना पड़ता था। उन्हें उस प्लांटेशन से बाहर जाने की कोई भी परमिशन नहीं मिलती थी। तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से कैद होती थी। उनको वेजेस भी बहुत कम दिए जाते थे और बहुत पुअर वर्किंग कंडीशन में उन्हें काम करना पड़ता था। अब क्योंकि जो लोग हैं वो क्या चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, वो ब्रिटिशर्स के टोटली अगेंस्ट हो चुके हैं। तो उस दौरान जितने भी टी प्लांटेशन थे जिन्हें कि जनरली ब्रिटिशर्स ही हैंडल कर रहे थे, तो इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उनको छोड़ना शुरू कर दिया और ये वहां से चले गए। अब जब इस तरह की चीजें हो रही थी ना कि अलग अलग लेवल पे लोग अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का खुद को हिस्सा मान के चल रहे हैं, तो उनके मन में कुछ ऐसे विचार आने लगे थे, एक ऐसी इमेज बनने लगी थी गांधी जी की। वो क्या सोचने लगे कि जो गांधी जी हैं वो लोगों के लिए एक महात्मा बन के आए हैं। तो वो क्या है, वो एक पीपल्स महात्मा आप उन्हें कह सकते हैं। सोन गांधी जी गेन्ड पॉपुलैरिटी एज महात्मा बिकॉज people thought that he would save them from huge tax, Britishers,
जमींदार एटसेट्रा। गांधी जी के बारे में लोगों के मनों में ये एक सोच बन गई, एक इमेज बन गई उनकी कि वो एक ऐसे महात्मा हैं जो सिर्फ इसलिए आए हैं सो दैट वो हम लोगों को बचा सके किन तरह की परेशानियों से, बहुत जो उनपे ह्यूज टैक्सेस लगाए जाते थे उससे, ब्रिटिशर्स से और उन जमींदार से जो उन्हें तंग परेशान करते थे, उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे और उन्हें बहुत सारी दिक्कतें जो उनको फेस करनी पड़ रही थी उन सबसे अब उन्हें ये लगता था कि कौन उन्हें बचा लेंगे, महात्मा गांधी। तो अब तक के टाइम पीरियड में हमें ये समझ आ चुका है कि किस तरह से रॉलेट एक्ट आया, खिलाफत मूवमेंट आई और लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी शुरू किया। अब आगे की बात करते हैं और जानते हैं हैपनिंग्स ऑफ 1922 से लेके 29 तक, यानी 1922 से लेके 29 तक के टाइम पीरियड में कैसी घटनाएं हुई उनके बारे में बात करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो बहुत जोरों शोरों से शुरुआत की गई थी जिसकी, वाज कॉल्ड ऑफ इन ईयर 1922। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कहां पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में। उस टाइम उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। अब आप ये समझिए इसके पीछे कारण क्या था। चौरी चौरा में कुछ लोग बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस ने क्या कर दिया, उस रैली के ऊपर ना फायर कर दिया, बहुत से लोगों की जान चली गई। तो अब गुस्से में लोगों ने क्या कर दिया, वहां पे एक पुलिस स्टेशन में क्या कर दिया, जाके आग लगा दी जिसमें कि बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। अब गांधी जी जो कि ये चाहते थे कि बहुत पीसफुल वे में हमें अपनी मूवमेंट को कैरी करना है, सत्याग्रह को चलाना है, जब उन्होंने ऐसी इंसिडेंट के बारे में सुना जहां पे कि इस तरह की लोगों ने एक स्टेप ले लिया था कि पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी थी, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। जब इस तरह के मूवमेंट को वापस ले लिया गया तो उस वक्त क्या चीजें हुई, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ अलग तरह के सजेशन दिए, जैसे कि चित्तरंजन दास जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं एंड मोतीलाल नेहरू। इन्होंने ये कहा कि हम क्या करते हैं, वी शुड फाइट इलेक्शंस so that they could enter the council in order to modify government policies। इन्होंने कहा कि हम अभी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इलेक्शंस का हिस्सा बनते हैं, फाइट करते हैं और जीत कर क्या करते हैं, काउंसिल का हिस्सा बनते हैं। क्योंकि जब हम काउंसिल में ही शामिल हो जाएंगे तो अगर कोई बुरी तरह की गवर्नमेंट पॉलिसी आती भी है तो हम उसे मॉडिफाई करवा लेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को, इसका मतलब क्या है कि अगर आप सरकार का हिस्सा बन जाते हैं तो अगर सरकार के द्वारा कोई ऐसी नई पॉलिसी या एक्ट बन के आता है जो कि इंडिया के लोगों के लिए ठीक नहीं है तो उसे बदलवा दिया जाएगा या कैंसिल करवा दिया जाएगा। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, सरकार का हिस्सा बनते हैं और इलेक्शंस को लड़ा जाए। तब कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए, जैसे कि क्या किया गया, कुछ सोशल वर्क था जो कैरी किया गया बहुत से विलेजेस में। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि क्या हो जाए, लोग जो हैं वो गांधी जी को सपोर्ट करने लगे, गांधी जी द्वारा जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करने लगे। बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप इस चीज को यहाँ पे समझें कि गांधी जी चाहते थे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो, लेकिन चौरी चौरा में तो लोगों ने पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी, जिसकी वजह से एक मेजर मूवमेंट जो थी यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसे कॉल ऑफ करना पड़ गया। उस टाइम पीरियड में ना कुछ एक बड़ी ऐसी अजीब सी सिचुएशन अराइज हो गई थी जिसमें बहुत से लोग जो थे इस चीज को वो ग्रास्प ही नहीं कर पा रहे थे कि क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया गया, वो भी अचानक से। तो अब इस तरह के स्टेप्स लिए गए सो दैट बहुत से जो लोग जो थे जिनके मन में विश्वास की कमी हो गई थी इस तरह की मूवमेंट्स को लेकर, वो भी गांधी जी की सपोर्ट में आ जाए और बाद में ये सारी चीजें जो हैं वो एक बेस बन के तैयार हो किस चीज के लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए, जो कि लेटर पीरियड में कैरी की गई थी बाय होम, बाय गांधी जी और जितने भी बाकी के इंडियंस थे उनके द्वारा। तो अब आपने ये समझा कि 1922 के पीरियड में क्या चल रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या सोचा जा रहा है, इलेक्शंस में जाओ और काउंसिल का हिस्सा बनो। तीसरी चीज क्या करा जा रहा है, कुछ सोशल वर्क किया जा रहा है ताकि गांधी जी की जो सपोर्ट है वो और ज्यादा बढ़ सके। तो अब आगे जानते हैं और 1920s के दिनों में क्या हुआ। वेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर फॉर्म्ड। अब ये दो नए ग्रुप्स बन के आए, एक तो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये लोग भी अपने अपने तरीके से क्या करने लगे, ब्रिटिशर्स का विरोध जो था करना इन्होंने शुरू किया। और एक चीज जो हुई वो ये थी कि कांग्रेस अंडर जवाहरलाल नेहरू डिसाइडेड टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज इन 1929 एंड सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जैन 1930। देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक प्रोमिनेंट लीडर बन के उभरना शुरू हुए
तो उन्होंने पूरी कांग्रेस के साथ मिलकर, इस पॉलिटिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर एक डिसीजन लिया, अब हम किस चीज के लिए लड़ेंगे? पूर्ण स्वराज के लिए, यानी हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये कब निर्णय लिया गया था? 1929 में। यहां तक कि उन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए यह भी डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि वो एक तरीका था उनका ये दर्शाने का कि अब इंडिया जो है उसे क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। तो इसी तरह की कुछ घटनाएं जो थी ये चलती रही। अब आगे चल के और क्या ऐसी चीजें हुई, ऐसी कौन कौन सी मूवमेंट्स चलाई गई जो कि इंडियंस ने क्या किया था, जिसमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपना विरोध दर्ज करवाया था। तो 1929 के ठीक अगले साल यानी 1930 में क्या किया गया? सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया कि इन्होंने, गांधी जी ने। सॉल्ट लॉ में बेसिकली होता क्या था ना, एक पूरी मोनोपोली थी किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और इस मोनोपोली के बारे में गांधी जी का क्या मानना था? द मोनोपोली ओवर सॉल्ट प्रोडक्शन बाय द गवर्नमेंट वाज कंसिडर्ड सिनफुल बाय गांधी। ये एक बहुत गलत चीज थी जिसे किसने कंसिडर किया था? गांधी जी ने। इसको जरा आप सिंपल वे में समझिए। इंडिया में जितनी भी सॉल्ट प्रोडक्शन होती थी ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, उसे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर कर सकते थे, बाकी किसी को भी ये अलाउड नहीं था। उनकी अपनी एक मोनोपोली थी इसके ऊपर, यानी वो ही एक सिंगल ऐसे लोग थे जो प्रोड्यूस कर सकते थे सॉल्ट को, बाकी कोई और जो था इंडिया में वो इस चीज को नहीं कर सकता था। गांधी जी का ये कहना था कि सॉल्ट जो है ना वो एक बहुत बेसिक चीज है, और अगर आप इसके ऊपर भी इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि कोई पर्टिकुलर इंसान ही इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और नहीं, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। और इसी वजह से उन्होंने क्या किया? ही सेट फॉर डांडी मार्च एंड ब्रोक सॉल्ट लॉ। तो यहाँ आप इमेज में जो देख रहे हैं वो क्या है कि जब वो डांडी मार्च उन्होंने निकाला था, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि ये साबरमती से चले थे और डांडी पहुंचे थे। वहां पे इन्होंने खुद से प्रोड्यूस किया था सॉल्ट। ये एक बहुत बड़ा विरोध था ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, जो किसने दर्ज किया था? गांधी जी ने। जब ये सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ तो फिर बाद में और लोग भी इस चीज में शामिल हो गए। तो उन्होंने क्या किया? पेजेंट ट्राइबल वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल। अब हर जो ग्रुप है वो इसमें शामिल हो गया, पेजेंट्स भी शामिल हो गए, ट्राइबल्स भी, विमेन भी, और इन सब ने इस सॉल्ट लॉ वाले स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए भी अगेन हार्श स्टेप्स लिए। उन्होंने क्या किया? दे ट्राई टू स्टॉप दिस बाय टेकिंग हार्श स्टेप्स अगेंस्ट सत्याग्रहीज। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, टॉर्चर किया, मारपीट की गई, क्योंकि उनको क्या लगता था कि सॉल्ट जो एक बेसिक चीज है, हर घर की जरूरत है, उसे सिर्फ अगर ब्रिटिशर्स ही बनाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा क्या होता था? प्रॉफिट अर्न होने को मिलता था। पर अगर उसे हर कोई बनाने लग जाएगा तो ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट हो जाएगा रिड्यूस। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया? बहुत हार्श स्टेप लिए अगेंस्ट सत्याग्रहीज। और किस चीज के लिए? कि वो ये सॉल्ट लॉ के नियम को मानते चलें और इसको कभी भी तोड़ने की कोशिश ना करें। अब जब इस तरह के बहुत सारे स्ट्रगल हो रहे थे, जिसमें कि सॉल्ट लॉ हम कह सकते हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्ट्रगल बन के उभरा था, तो ऐसे जब बहुत सारे स्ट्रगल इंडिया में चल रहे हों अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो क्या हमें आगे चल के इसका कुछ फायदा देखने को मिला? तो चलिए अब उसके बारे में भी समझ लें। इस तरह के जब हम स्ट्रगल कर रहे थे कि कभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ला रहे हैं, खिलाफत मूवमेंट ला रहे हैं, फिर सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा जा रहा है, तो इसका बेनिफिट क्या निकल के आया? एक बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कब? 1935 में। तो एक प्रॉपर एक्ट बन के आया इंडिया के लिए, जिसमें इंडिया के लोगों के लिए बहुत अच्छी बातें थी, जिसकी वजह से इसको आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए एक अच्छा फेवरफुल एक्ट था। दूसरी चीज, गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937। अब 1937 में गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस कर दिया कि प्रॉपर इलेक्शंस जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो जब ये इलेक्शंस के बारे में बात की गई और इलेक्शंस हुए, तो उसका फायदा ये निकला कि कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ द 11 प्रोविंसेस। पहले 11 प्रोविंसेस में जो इलेक्शन हुए उसमें से कितनी सीट्स कांग्रेस ले गई? 7। तो अब कांग्रेस जब गवर्नमेंट का हिस्सा बन गई तो उनकी अपनी एक पूरा आप कह सकते हैं इंटरफेरेंस हो गया गवर्नमेंट में, एक दखल हो गया गवर्नमेंट में। तो अब वो क्या कर सकते थे? बहुत सी पॉलिसीज को मॉडिफाई भी कर सकते थे और इंडिया की बेटरमेंट के लिए सोच सकते थे। अब जब ये कुछ अच्छी चीजें चल रही थी इंडिया में, तो उस दौरान एक और घटना हो गई। वो क्या थी? मीनवाइल वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक। दूसरा विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो 1939 में अचानक से ब्रोक हो गया और इंडियंस ने क्या कहा? दे अग्रीड टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स ओनली इफ दे गॉट इंडिपेंडेंस।
क्योंकि आप देखिए कांग्रेस जो है वो अब एक हिस्सा बन चुकी है, उसने इलेक्शन लड़के 7 जो थे प्रोविंसेस उसमें सीट्स हासिल कर ली थी। ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे कि इंडिया के जो लोग हैं ना वो वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ दें, सो दैट ब्रिटिशर्स जो है वो इस वॉर को जीत सकें। इंडिया के लोगों ने क्या कहा, ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन इस शर्त पे कि आप हमें क्या दे देंगे, इंडिपेंडेंस, हमें आप स्वतंत्र कर देंगे, अपना राज यहाँ पे खत्म कर देंगे। ब्रिटिशर्स ने इस चीज से रिफ्यूज कर दिया कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने इस चीज का प्रोटेस्ट किया और रिजाइन कर दिया। अपनी अपनी पोजीशंस पर से वो लोग रिजाइन कर गए, यानी पूरी तरह से बैक आउट कर गए, सो दैट उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की कि इंडिया आपको इस वॉर में सपोर्ट नहीं करेगा। लेटर ऑन क्या किया गया, आने वाले कुछ सालों में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। अब अगेन मैं आपको ये कहूंगी कि आप इस टाइमलाइन को समझते जाइए कि पहले रॉलेट सत्याग्रह आया, खिलाफत मूवमेंट आई, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आई, सॉर्ड लॉ ब्रेक किया गया, आगे चल के हमें क्या बेनिफिट मिला, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया 1935 में। 1937 में इलेक्शंस हुए जिसमें कांग्रेस जो थी वो कितने 7 प्रोविंसेस में अपनी सीट्स ले गई, जीत हासिल कर गई। फिर जब वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें कांग्रेस ने क्या कर दिया, बैकआउट कर दिया कि क्योंकि आप हमें इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हैं तो इंडिया के लोग आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। अब फाइनल लेवल पे आप ये समझिए कि क्विट इंडिया जो है उसको लेकर शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब जो इंडिया है वो क्या चाह रहा है कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं। तो अभी एक पूरे प्रॉपर एक सही ढंग से इन्होंने क्या कर दिया, दोबारा से अपना विरोध जो है, अपना जो सत्याग्रह है वो चला दिया, किनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो अब यहाँ पे क्या चीज हुआ कि गांधी इनिशिएटेड अ नॉन वायलेंट मूवमेंट टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिशर्स। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। मेन यहाँ पे एम गांधी जी ने क्या कह दिया है कि हमें अब अपने इंडिया को फ्री करवाना है इन लोगों से, हमें हर हालत में अपने इंडिया को आजादी दिलवानी है और उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, यहाँ तक कि अगर मरना भी पड़े तो हमें रेडी रहना पड़ेगा। और लोग क्योंकि वो इतने तंग आ चुके थे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से, उनके राज से, कि वो सब इस मूवमेंट में जुड़ गए। बहुत मेजर लेवल पे लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट का अपने आप को हिस्सा बनाया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपना विरोध जो था वो शुरू कर दिया। अब जब ये बहुत बड़े लेवल पे क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, द गवर्नमेंट ट्राइड टू रिप्रेस इट, ओवर 90,000 वर अरेस्टेड एंड 1000 वर किल्ड। देखिए गवर्नमेंट जो है वो अपना राज नहीं खत्म करना चाहती है इंडिया में, और जब इंडिया के लोग इतने बड़े विरोध को लेकर आ गए हैं उसके सामने तो उन्होंने उसको खत्म करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, और उस वजह से करीब 90,000, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, 90,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया और कम से कम 1000 लोगों को मार डाला गया। पर इतना कुछ करने के बाद भी गवर्नमेंट जो थी वो फेल हो गई और इस मूवमेंट को रिप्रेस नहीं कर पाई। तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी जो इंडिया में चली। आगे चल के क्या हुआ, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन को। देखिए जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट चली जिसमें कि पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल हो गई थी, अब उनको दिखने लग गया था कि और ज्यादा इंडिया में स्टे नहीं करवा पाएंगे, तो अब ये इस चीज की ओर चल पड़ा था रुख कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। लेकिन इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिली ना तो उस वक्त कुछ चीजें ऐसी भी हुई जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ। तो वो क्या चीजें थी उनको भी समझिए। वेल, ड्यू टू सम टेंशंस बिटवीन हिंदू मुस्लिम ग्रुप्स इन 1920s एंड 30s, तो हुआ क्या, द मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। हालांकि ये सही है कि गांधी जी क्या कह रहे थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए, हो भी गई थी और लोग एक पूरा कंप्लीट स्ट्रगल भी करना शुरू कर चुके थे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी 1920 से लेकर 30s के बीच में जिसकी वजह से कुछ टेंशंस जो थी अराइज हो गई थी इन दो कम्युनिटीज में। यही कुछ कारण रहे कि 1940 में मुस्लिम लीग, जिसके कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया और क्या कहा कि हमें आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दीजिए, नॉर्थ वेस्ट रीजन है जो इंडिया का वहां पे और ईस्टर्न पार्ट में। ऐसा इस कारण भी हुआ था कि 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे ना, उसमें ये चीज प्रूव हो गई थी कि मुस्लिम्स जो कि एक माइनॉरिटी थे उनको बड़ा सेकेंडरी से ट्रीट किया गया था, उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। यहां तक कि जो कांग्रेस थी
इन्होंने क्या कह दिया था कि इट रिजेक्टेड टू फॉर्म जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंस, दिस अनॉयड द लीग। यूनाइटेड प्रोविंस जो है ना उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। तो आप यहाँ पे समझिए कि एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाने की सोच रहे थे मुस्लिम लीग के लोग। ये चाह रहे थे कि कांग्रेस उनके साथ एकजुट हो जाए और एक जॉइंट हम एक गवर्नमेंट यहाँ पे चला लेंगे। पर कांग्रेस को ये चीज गवारा नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ कारण रहे थे। तो कांग्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग के लोग बहुत ज्यादा एनॉयड से हो गए थे, गुस्से में आ गए थे। तो अब जब इस तरह की घटनाएं हुई 1937 में, फिर 1940 में रेजोल्यूशन भी पास कर दिया गया कि हमें एक सेपरेट स्टेट दे दीजिए कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में इंडिया के। तो आगे की अगर हम बात करें आगे के सालों में क्या चीज हुई, वेल, as Congress failed to mobilize the Muslim masses in the 1930s, it allowed the league to widen its social support. अब ये जो मुस्लिम लीग थी ना, ये अपने लिए और ज्यादा सपोर्ट बनाने लगी, और ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने लगी। इसके पीछे भी एक और कारण आप समझिए क्या था। 1930s में क्या हुआ था, जितने भी मुस्लिम ग्रुप्स थे उनको कांग्रेस अपने साथ चला नहीं पाई थी, अपने साथ शामिल नहीं कर पाई थी, क्योंकि कुछ म्यूचुअल उनके कंसेंट्स नहीं बन पा रहे थे, उनके कुछ डिफरेंसेस रहे थे। अब जिन जिन लोगों के साथ ये लोग नहीं अपने आप को मोबिलाइज कर पाए थे, यानी कि कुछ ऐसे मुस्लिम ग्रुप्स के साथ, तो क्या किया गया, लीग ने इन लोगों को अपने साथ मिला लिया और अपने लिए बहुत बड़ी सोशल सपोर्ट जो थी वो खड़ी कर ली। अच्छा, एक चीज और समझिए, 1940s में एक चीज और हुई थी। बहुत से कांग्रेस लीडर्स जो थे ना वो जेल में थे, क्योंकि जब आप बहुत बड़ा विद्रोह कर रहे हैं सरकार के खिलाफ तो सरकार क्या करेगी, जेल में डाल देगी ना। तो बहुत से कांग्रेस लीडर्स जो थे दे वर इम्प्रिजन्ड 1940s के दौरान। तो लीग जो थी इसने क्या किया, इट ऑल्सो एनलार्ज्ड इट्स सपोर्ट, और ज्यादा अपनी सपोर्ट, और ज्यादा लोगों को इन्होंने अपने में शामिल कर लिया और अपनी सपोर्ट को एनलार्ज कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि दो मेजर ग्रुप्स बन गए हैं इंडिया में, एक तो है कांग्रेस, दूसरी तरफ है मुस्लिम लीग, जो कि अपनी बहुत ज्यादा सपोर्ट एनलार्ज कर चुकी है, बहुत ज्यादा उसे सोशल सपोर्ट मिल गया, एक बड़ा ग्रुप ये बन चुकी है। तो अब 1945 से लेके 47 के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई, जिसमें कि आप कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ही ज्यादा बात समझेंगे, तो देखते हैं उसमें क्या चीज हुई। वेल, 1945 से 47 की अगर बात करें, द ब्रिटिश नेगोशिएशन विद कांग्रेस एंड लीग फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया failed as League saw itself as the only spokesperson of Muslims in India. ब्रिटिशर्स जो थे जब उन्हें दिखने लग गया 1945 के दौरान, क्योंकि अब इंडिया में ठहरने के लिए अब उनके पास कोई तरीका ही नहीं बचा था। रीजन वॉज दिस कि इंडिया के लोग अब जो थे पूरे इस चीज में आ चुके थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना राज चाहिए, ब्रिटिशर्स को हम इंडिया से हर तरह से वॉश आउट कर ही देना है। तो ब्रिटिशर्स जो थे ना अब ये नेगोशिएटर बन गए थे कि ठीक है, हम आप दो इंपॉर्टेंट जो ये एसोसिएशंस हैं इनकी बातचीत करवाते हैं और इंडिया की इंडिपेंडेंस जो है उसमें आपको हेल्प आउट करते हैं, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरी नेगोशिएशन करवाने की कोशिश की कांग्रेस और लीग के बीच में कि किस तरह से हम इंडिया की इंडिपेंडेंस को डिसाइड करते हैं, किस वे में उसको डिसाइड अप करा जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई ना, ये सारी चीज फेल अप हो गई, क्योंकि लीग यानी मुस्लिम लीग ने क्या नोटिस किया कि सिर्फ एक वही लोग थे जो इंडिया के मुस्लिम्स के बेनिफिट के बारे में बात कर रहे थे, बाकी कोई भी नहीं कर रहा था। तो ये चीज जो थी वहीं पे एंड अप हो गई और किसी अच्छे वे में ये रिजल्ट अप नहीं हो पाई। आगे चल के क्या हुआ कि 1946 में द कांग्रेस वॉन इन जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन प्रोविंशियल इलेक्शंस बट लीग वॉन इन द सीट्स रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स। अब यहाँ पे भी आप एक ड्रास्टिक सा एक डिफरेंस आप देख सकते हैं। जनरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पे तो कांग्रेस को जीत मिल रही थी, लेकिन हमने कहा ना मुस्लिम सपोर्ट बहुत ज्यादा गेन कर गई थी मुस्लिम लीग। ऐसी सीट्स जो कि मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी वो किसने जीती, सिर्फ और सिर्फ लीग ने। तो यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक डिफरेंस भी है और एक ऐसी प्रॉब्लम भी खड़ी हो रही है कि दोनों ही जो पार्टीज हैं उनको एक पूरा आप कह सकते हैं कि मेजर ऐसा कुछ नहीं मिल पा रहा है। कहीं पे सिर्फ लीग ही जीत पा रही थी और कहीं पे सिर्फ कांग्रेस ही जीत पा रही थी। इसके नेक्स्ट क्या हुआ, 1946 में ही लीग ने डिमांड कर दी सेपरेट नेशन की, जिसका नाम उन्होंने क्या डिसाइड किया, पाकिस्तान। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, प्रीवियस में जब इन्होंने कहा था ना कि हमें नॉर्थ वेस्ट रीजन चाहिए और ईस्ट रीजन चाहिए, तो ये सिर्फ स्टेट्स डिमांड कर रहे थे, इनको सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स चाहिए थी, इनको एक सेपरेट नेशन नहीं चाहिए था। लेकिन 1946 तक सिचुएशन इस तरह से बिगड़ चुकी थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे इनमें कहीं पे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, ये लोग एक मत नहीं हो पा रहे थे, यानी एक जगह एक सिमिलर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे।
तो इस वजह से लीग ने अब क्या कह दिया, हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए। कौन सा? पाकिस्तान। अब 1946 के मार्च मंथ में एक और चीज हुई कि ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ 3 मेंबर मिशन टू दिल्ली एंड सजेस्टेड अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अ फ्री इंडिया। अब ब्रिटिश कैबिनेट ने क्या कर दिया, एक 3 लोगों की, एक 3 मेंबर की एक कमेटी जो थी दिल्ली में भेजी। उन्होंने क्या कहा, हम आपको सजेशन दे रहे हैं, हमारे पास एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है इंडिया के लिए। यहाँ पे ये लोग क्या सजेस्ट कर रहे थे, टू हैव लूज कॉन्फेडरेसी विद सम ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम एरियाज। कांग्रेस एंड लीग रिजेक्टेड इट। अब देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं इन्होंने क्या बोला कि आप ऐसा कर लीजिए, इंडिया में ही ना कुछ हिस्से जो कि मुस्लिम एरियाज होंगे वहां पे उन्हें एक पूरी ऑटोनॉमी दे दीजिए, एक थोड़ी लूज कॉन्फेडरेसी रखिए। ऐसा कीजिए, कुछ एरियाज जो हैं वो कांग्रेस अपने ढंग से चलाएगी, कुछ एरिया जो है उसमें मुस्लिम ऑटोनॉमी रहने दीजिए। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और लीग दोनों ने इस फ्रेमवर्क को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रीजन इज दिस, कांग्रेस नहीं चाहती कि ऐसा किसी तरह का चीज देखने को मिले कि देश एक ही है लेकिन उसमें अलग अलग तरीके से चल रही हैं सब चीजें। और लीग इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि लीग अब पूरी तरह से डिसाइड कर चुकी थी कि उन्हें एक सेपरेट नेशन चाहिए था, पाकिस्तान। तो अब जब लीग ने ये नोटिस किया कि उनको कुछ खास इंपॉर्टेंस इसमें मिल नहीं रही है और क्योंकि उन्हें सेपरेट नेशन चाहिए, तो उन्होंने एक बहुत मेजर डिसीजन लिया और उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, 16 अगस्त 1946 को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एक डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पे। उन्होंने कहा कि हमारी बात को अगर सुना नहीं जा रहा है तो अब हमें इस चीज के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। और 16 अगस्त 1946 को उन्होंने एक डायरेक्ट एक्शन डे जो था वो डिक्लेयर कर दिया। अब जिस दिन ये डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया गया ना मुस्लिम लीग की तरफ से, उस दिन राइट्स ब्रोक आउट इन कैलकाटा। कैलकाटा में बहुत ज्यादा दंगा फसाद हो गया जिसकी वजह से हजारों लोग जो थे उनकी डेथ हो गई। एक बहुत मेजर लेवल पे ये दंगा फसाद हो गया, बहुत बुरे हालात पैदा हो गए थे। कैलकाटा में इसकी शुरुआत हुई थी और हजारों लोगों की इसमें जान गई थी। तो अब जब ये 1946 में ये डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर हो गया जिसकी वजह से इतने लोगों की डेथ्स भी हुई, तो आगे चल के क्या हुआ, मार्च 1947 तक आते आते ये जो वायलेंस था ये स्प्रेड हो गया टू वेरियस पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। कैलकाटा में जिस दंगा फसाद की शुरुआत हुई थी मार्च 1947 तक ये नॉर्थ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका था, जिसका नतीजा ये निकला कि thousands were killed and people were forced to leave their homes and were turned into refugees। हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। और क्या हुआ, इस तरह के हालातों की वजह से बहुत से लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और वो अब सिर्फ एक रिफ्यूजी बनकर रह गए। लेटर ऑन क्या हुआ, a new country Pakistan was born and India was changed, even many of its cities were changed। अब एक नया देश बन चुका था, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, इंडिया के कुछ आपको पार्ट जो है वो अलग से कलर किया गया है। तो अब एक नया देश बन चुका था जिसका नाम क्या था, पाकिस्तान। और इंडिया अब पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका था, बहुत से इसके शहर भी अब बदल चुके थे। यानी अब जो हिस्सा आप पाकिस्तान में देख रहे हैं क्योंकि वो पहले इंडिया का हिस्सा था, तो अब इंडिया की ना सिर्फ एरिया बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था, यानी इंडिया भी बहुत ज्यादा बदल चुका था, बल्कि यहाँ के जो सिटीज थे वो भी अब बहुत ज्यादा बदल चुके थे। तो आपने इस टाइमलाइन को समझा कि 46 में जब डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर हो गया तो उसकी वजह से इतना दंगा फसाद हुआ जो कि 47 तक भी कंटिन्यू होता चला गया, देश के नॉर्थ इलाके में भी फैल गया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को घर भी छोड़ने पड़े। और लेटर ऑन क्या हुआ, एक नया कंट्री बन गया जिसका नाम क्या था, पाकिस्तान। तो अब हम क्या कह सकते हैं, well at last we can say that the joy which independence of a country brought to us was combined with the sorrow of partition of our country। यानी अपनी इस टाइमलाइन को समझते समझते अंत तक हम इस चीज में पहुंच चुके हैं कि जो खुशी हमें हमारे इंडिया के आजाद होने पे मिली थी वो इस दुख के साथ आई थी कि हमारे कंट्री का बंटवारा भी हो गया था। So with this we come to an end of our video. Thank you for watching. For more such videos, please subscribe to Success